सो हेलो गाइस, कैसे आप सारे। जैसा कि आपको मैंने आपके लिए प्रीवियस वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपके सारे इम्पोर्टेंट डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। एंड आई होप मैं एक बार दिखा दूँ लीगल फॉर्मेलिटी पे लास्ट मैंने जो है पार्ट ख़त्म किया था। और आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी आपके पास टाइम है तो आप इस चीज़ को डीपली पढ़ सकते हैं ना। तो आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आपका एग्ज़ाम का आएगा ना तो उस समय मैं आपको फास्ट रिवीजन कराऊंगा ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आज का टॉपिक क्या कहता है। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू बी इम्पॉसिबल एक्ट इज़ अ वॉइड। ये एक हेडिंग है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, यानी जब कोई भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है फ्यूचर में किसी चीज़ को करने का, तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं वॉइड। फ्यूचर में कैसे क्या कहता है, देखो, कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एनी इम्पॉसिबल, ठीक है ना, इवेंट हैपन आर वॉइड इवन if the impossibility of event is no or not known to the party at the time when the agreement is made। क्योंकि हमें नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। मैंने आपको, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस जो है देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखनी है, और जब आप वो वीडियो देख लें तभी इस वीडियो पे आप आना, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेन चीज़ यही कह रहा है कि मैं अगर कहूँ हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। फ्यूचर में जैसे सपोज करो मैंने ए बी से प्रॉमिस किया कुछ ना कुछ करने का फ्यूचर में, एक हफ्ते बाद, क्या पता अगले दिन बी मर गया। अब हमें तो नहीं पता ना फ्यूचर का इफेक्ट। अगर वही इम्पॉसिबल, अब सीधी सी बात है, जब बी मर गया तो मैं कॉन्टैक्ट कैसे कर लूँ उससे, इम्पॉसिबल है ना। और जब चीज़ फ्यूचर में इम्पॉसिबल कंडीशन में आ जाती है तो भाई वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, बात खत्म, उसमें हम फिर कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि नहीं 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 हम उसके फैमिली से कॉन्टैक्ट रहेंगे, पागल है, ऐसे कैसे हो सकता है। आपके साथ खुद कॉन्ट्रैक्ट बी ने किया था तो बी इज़ अ लाइव, आपको बी से ही कॉन्टैक्ट करना। लेकिन अगर बी ही नहीं है तो इसका मतलब इम्पॉसिबल है भाई, तू कहाँ से उसे ज़िंदा कर देगा, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने समझना है। अब वो क्या फैक्ट है वो ये देखो, कंपनसेशन शैल बी गिवन व्हेन फैक्ट इज नो। कहता है इफ़ अ पर्सन प्रॉमिस टू डू पर्टिकुलर, यानी knowing that such act is impossible unlawful and the person to whom such a promise is made does not know the fact of such is the unlawful promise या impossible, then the promiser must make compensation for any loss which a promisee has sustainable due non performance। तो उस केस में क्या होगा, प्रोमिसर को अगर उसे कुछ लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। किसके रिगार्डिंग, फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। कौन देगा भाई, प्रॉमिस ही देगा, ठीक है। नहीं जी ठीक नहीं है, आप एक क्या करें। तो लो जी, आपके सामने दो एग्जांपल है। ए एग्री टू पे वन बी को 1000 रुपीज़, यानी ए एग्री हुआ पे करने के लिए बी को 1000 रुपये। इफ़ टू स्ट्रेट लाइन शुड बी इनक्लोज अ स्पेस, भाई दो लाइन के बीच में जो है कोई ऐसा इस तरीके से करा कि कोई एनक्लोज अ स्पेस हो, तो ये तो भाई इम्पॉसिबल ही है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है तो ओबियसली ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल भी देख लो। दूसरा एग्जांपल क्या है कि, और जैसे कि आप पिक में भी देख रहे होंगे अगर आपको इसमें, कि देखो ये दो लाइन जो स्ट्रेट है वो नहीं खींच पाएगा, अगर वो दो लाइन इकट्ठे खींचता है तो नहीं खींच पाएगा, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है ना, सीधी लाइन होनी चाहिए, तो कि वो जो है इम्पॉसिबल है। दूसरा क्या कहता है, ए एग्री टू पे बी 2000 इफ़ बी विल मैरी एज एज डॉटर सी, यानी ए एग्री होगा बी को 2000 रुपये पे करने में अगर बी विल मैरी, अगर बी जो है ए की डॉटर सी से शादी कर ले। अब क्या हुआ, सी वाज डेड, उसकी बेटी मर गई। एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज वर्ड, तो ऑब्वियसली यार जब सी मर गई है तो शादी किससे करेगा, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ठीक है। ओके, अनसर्टेन एग्रीमेंट,
अब भाई यहाँ पर बात आ गई अनसर्टेन। एक होता है सर्टेन कि भाई ये चीज़ हो सकती है, अनसर्टेन कुछ मीनिंग नहीं है। तो देखिए अनसर्टेन का क्या मतलब है। अनसर्टेन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पहली बात, एग्रीमेंट यानी अनसर्टेन एग्रीमेंट क्या एग्रीमेंट होगा, द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट अ सर्टेन एंड नॉट कैपेबल फॉर मेड अ सर्टेन आर पॉइंट। सीधी सी बात बोल रहा है, अनसर्टेन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो सर्टेन नहीं है, ठीक है ना, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं इस एग्जांपल से, जैसे ए एग्री टू सेल बी ऑल द ग्रेन इन एज ग्रैनरी एट Ramnagar at the rate of 50 per kg. There is a no uncertain here to make a the agreement is void. अब यहाँ पर क्या हुआ, ए ने एग्री किया बी को कि ऑल द ग्रेन इन अ एज ग्रैनरी एट रामनगर 40 पर केजी, तो देयर इज़ अ नो अनसर्टेन, ठीक है ना, देयर इज़ अ नो अनसर्टेन हेयर टू मेक द एग्रीमेंट इज वाइड। ओके, यहाँ पे कहता है कि ए एग्री टू सेल टू बी माई वाइट हाउस फॉर रुपीज़ 5 करोड़ और 10 करोड़, देयर इज एग्रीमेंट शो टू प्राइस मेक इट अनसर्टेन, सो एग्रीमेंट इज अ वॉइड। यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, नो अनसर्टेन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है, क्योंकि इसमें सब कुछ बता रखा है, प्राइस भी बता रखा है और ये भी बता रखा है कि किस चीज़ का रेट है और कितना रेट है। यहाँ पर दो रेट बताए हैं एक हाउस के, एक 5 करोड़ और एक 10 करोड़, यानी और लगाना है इसमें, तो आप समझ लो कि एग्रीमेंट शो द टू प्राइजेस। अब 5 से 6 करोड़ भी हो सकता है, 5 to 10 करोड़ के बीच, यानी ये सर्टेन नहीं है, तो इसको एग्रीमेंट को बोलेंगे। यानी अगर कोई एग्रीमेंट सर्टेन है तो वो वैलिड है, और अगर वो अनसर्टेन है तो वॉइड है, बात खत्म। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें और क्लियर होंगी जब आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। अभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग ही पढ़ रहे थे ना, तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई साहब हमारी कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप की होती है, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं क्रिएशन बेसिस पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना क्रिएशन बेसिस, तो दो टाइप की कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम बोलकर या लिखकर या वर्ड वाइज जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ओरली करें या रिटर्न करें, वो सारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट या कह सकते हैं बाय कंडक्ट ऑफ पर्सन सर्कमस्टेंस ऑफ केस, यानी कुछ केसेस में अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे सपोज करो मैं बस में चढ़ा और मैंने टिकट लिया, अब मैंने जो टिकट लिया, अब ये है कि वो बस वाला मुझे वहाँ ही छोड़ेगा जहाँ तक कि मैंने टिकट लिया, अपने आप ही मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो मेरे को निकाल नहीं सकता क्योंकि मैंने टिकट ले लिया। हाँ या ना, बिना टिकट के घूमोगे तो बेटा वो शामिल नहीं होगा। टिकट ले लिया आपने, जैसे ही टिकट लिया वो आपसे ये नहीं कह सकता हाँ भाई हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आप बैठ जाओ, आपको हम अपनी आपकी डेस्टिनी पे ले जाएंगे, ऐसा बोलता है क्या, नहीं। वो टिकट लेता है, पैसा लिया, बस खत्म, कंसिडरेशन दोनों तरफ हो गया ना, आपको टिकट चाहिए था, उसे पैसा आपने ले लिया, अब आप उसके जो सर्विस है उस सर्विस का आराम से लाभ उठा रहे हो और आप उस स्थान पे जा रहे हो जहाँ पे आपने जो डिसाइड किया था, आपका जो प्लेसेस वगैरह था। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या अपने आप ही एटीएम में जाते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, यानी अपने आप ही हो गया, ठीक है ना। तो कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं जिसमें अपने आप ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या ये चीज़ें नीचे क्लियर है, ये पूरी चीज़ें ये कुछ केसेस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है ना, और ये केस बताते हैं कि किस तरीके से ये आपके लिए। ओके, तो चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया ना, क्रिएशन ऑन बेसिस। अगला है एग्जीक्यूशन बेसिस। ये एग्जीक्यूशन बेसिस में आपके 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट और निकल के आ गए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटेड, यानी दोनों के बारे जब हम पढ़ लेंगे तो आधा आधा उसका होगा, ठीक है, गुड।
अभी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन विच बोथ द पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, यानी दोनों के दोनों अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर लेते हैं। जैसे सपोज करो मैं उसने मेरे से कार मांगी, बदले में 1 लाख रुपए, तो सीधी सी बात है, मैंने उसे कार दिया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ली, उसने मुझे 1 लाख रुपए दिया, उसने अपने, यानी दोनों पार्टी ने, चाहे वो ऑफरर हो या ऑफरी हो, दोनों ने अपना जो जिनकी उनकी जो ऑब्लिगेशन थी, जो उनसे कहा गया था कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने फुलफिल कर लिया, वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टी नॉट फुलफिल, यानी दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? जैसे सपोज करो, गया मैंने कहा भाई सुन, मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर ये है कि आपको जो है 10 टन वीट जो है मेरे जो शॉप पे पहुँचानी है, और ये 1 हफ्ते में आप पहुँचा दो तो मैं आपको पेमेंट दे दूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा जब सामान पहुँचाएगा कैश ऑन डिलीवरी, तभी वो उसे कैश देगा। तो इसका मतलब है दोनों पार्टी ने अभी फुलफ़िल नहीं की है ना? ओके, और जब बोथ पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल कर लेते हैं तो एग्जीक्यूटेड होता है, और एग्जीक्यूटरी का मतलब है भी दोनों ने फुलफ़िल नहीं किया, उन्होंने फ्यूचर में कहा है कि 1 हफ्ते बाद कर देंगे, तो ऐसे को हम एग्जीक्यूटरी कहते हैं। और इन्फोर्सबिलिटी में मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता दिया है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बताया है, ऊपर आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। वाइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट, ये सब मैंने आपको बताया है, आप मेरी पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो ओबियसली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर बात आती है आज का जो टॉपिक हो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है ना? कि कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना? ऑफर और प्रपोजल क्या है? ऑफर, तो एक ये अभी मैं आपको, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया, अब आपका जो है अगला टॉपिक आता है ऑफ़र यानी प्रपोज़ल। और एक ऑफ़र यानी प्रपोज़ल के बारे में क्या होता है, ये मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अभी कहता है रूल्स ऑफ एक वैलिड ऑफ़र, यानी एक वैलिड प्रपोजल, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ऐसे ही कि जो ऑफ़र है इसके लिए क्या एक वैलिड रूल है, ये आपको बताना है। तो एक वैलिड ऑफ़र होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेगी? पहला, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का मतलब यहाँ पर यही है कि इट इज़, अब जैसे सपोज़ करो यहाँ पर ये आपका कुछ एग्जांपल, एक केस है चार्लीज वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, ये भी केस है। और अगर मैं आपको एग्जांपल से दूँ, क्यों इतना वो जो है करना, केस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए, एक केस सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, ठीक है ना? ये केस वेरी इंपॉर्टेंट, या वेरी इंपॉर्टेंट क्या, कि ये बहुत जो है हर एक के माइंड में आता है जब भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहा होगा, चाहे वो सीए वगैरह कर रहा हो या लॉ की तैयारी कर रहा हो, उसको ये जो है केस ज़्यादा रहता है कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। ये क्या लिखा है? जी टोल्ड सम टू हर मिनिमम, इसमें क्या लिखा है कि ये जो जी एज अ नेफ्यू वाज मिसिंग, जीज नेफ्यू वाज मिसिंग, यानी जी मतलब एज अ गौरी दत्ता, ठीक है ना? गौरी दत्ता ने जो है, गौरी दत्ता की जो नेफ्यू थी मिसिंग थी, एंड जी इशूड हैंड बिल्स ऑफरिंग, यानी हैंड बिल्स वही कहते हैं ना, उसमें रिवॉर्ड फॉर 5012 टू एनी वन हु ट्रेस द बॉय। और उसने जो है एक पोस्टर वगैरह छपवा लिया और उसमें लिखा हुआ था कि जो है जो मेरी नेफ्यू को ढूंढेगा मैं उसे 501 रुपये दूंगा। बट इसे छपवाने से पहले उसने, जी ने जो है अपने नौकर लालमन शुक्ला को पहले ही बोल दिया था, ये छपवाने से पहले ही, कि जा भाई आप जो है मेरे नेफ्यू को ढूंढिए, ठीक है ना? तो आगे जब ये क्या हुआ, अब आगे बात करते हैं कि पहला नेफ्यू मिसिंग एंड सर्च द बॉय, क्योंकि एल वेंट टू सर्च द बॉय, तो ये जो लालमन दस शुक्ला है ये भी बच्चे को ढूंढने लगा, और इसको ये नहीं पता कि मेरे मालिक ने जो है एक हैंड बिल्स जो है वो ऑफ़र कर रखा है पब्लिक में, इस वास्ते कि भाई जो इसे ढूंढेगा
उसको जो है क्या मिलेगा, 501 रुपये मिलेगा। इसको कुछ नहीं मिला, इसको कुछ नहीं पता था, सॉरी। तो आगे क्या हुआ, एल फाउंड द बॉयज़, लालमन शुक्ला ने जो है बॉयज़ को ढूंढ लिया एंड ब्रॉड बाय हिम होम, और वो जो है उसे घर ले आया। ओके, एल क्लेम द रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग द बॉय, लालमन जो है वो क्लेम कहने लगा कि मालिक मुझे ये जो आपने फ़ोटो छपवाई थी और ये जो इनाम रखा था, अब इसकी मेरे को क्या चाहिए, फीस चाहिए। तो इट वॉज हेल्ड दैट एल इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड फॉर एज वॉज द अनअवेयर ऑफ द पब्लिक ऑफर एंड एक्टेड विदाउट द नोइंग द सेम। क्योंकि लालमन शुक्ला को पता थोड़ी ना था कि उसके मालिक ने उसके पीछे, यानी जब वो बंदा ढूंढने चला गया तब उसके पीछे ये छपवा रहा है। क्योंकि अगर इसे पता होता तो ये भी ढूंढे तो एज अ सेम, ऑब्वियसली पब्लिक ऑफर है सबके लिए, बट इसको अलग से कहा गया, यानी इसको तो इसकी जो ड्यूटी थी वो बताई गई और बाद में फिर उसने जो है और लोगों के लिए चीज, तो ये इज़ नॉट अ लाइबल। तो इस फैक्ट में क्या निकला, जी नेफ्यू वाज मिसिंग, एल हु वाज द म्यूनम of G and went to search the missing boy, and meanwhile G issued handbill offering reward and 501 this and L found boy and brought him home. अब बात क्या होता है, whether L is eligible to receive reward. L was held that the reward for missing the child cannot be claimed any person who traced the child without any knowledge of the announcement, and L shall not be eligible for receive the reward. कोर्ट का डिसीजन था भाई, उसको थोड़ी ना पता था पब्लिक ऑफर है, तो इसीलिए जो है उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो गौरी दत्ता ने उसे कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कहा ये नाना पाटेकर होता, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया ये जो मैंने आपको समझाया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट केस था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे है सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट ऑफर प्रपोजल, यानी कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तो कैसे बात चलेगी, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट ऑफर या प्रपोजल का मतलब क्या है, इसमें जैसे देखिए ये भी एक केस है, केस तो यार इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो मैं एग्ज़ाम्पल देख लेता हूँ क्या है, क्योंकि आपको केस तो दिखाने ही है। अगर आप केस भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली चल जाएगा, ठीक है ना। तो केस तो इसमें बहुत सारे हैं, आपको समझाने वाली क्या बात है। चलो ये वाला देखते हैं क्या है। हाँ देखिए ज़रा इस केस में क्या कहता है, ये केस का नाम है, केस का नाम है हैंडरसन वर्सेस स्टेप्सन। इसमें क्या कहता है कि एक्स परचेज अ स्टीमर टिकट for traveling from Dublin and Whitehaven. The condition were printed on back of the ticket. One of the condition exclude the company from liability of the any loss, the injury of delay passenger their luggage, and there is a nothing written on front of the ticket draw the attending attention of the passenger at the condition on the back of the ticket. X language language कह रहा हूँ मैं, लैगेज वाज लॉस्ट एंड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट ऑफ द शिपिंग कंपनी। तो क्वेश्चन, क्या एक्स इंटाइटल होगा रिकवर ऑफ द डैमेज, तो इट वाज हेल्ड दैट देयर वर नथिंग रिटन इन फ्रंट ऑफ टिकट ड्रो द अटेंशन ऑफ द पैसेंजर कंडीशन बैक ऑफ द टिकट वेयर द रिटन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट, तो देयर एक्स इज एंटाइटल टू, बात यहीं ख़त्म हो गई। अच्छा चलिए आपको क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या हुआ, एक पैसेंजर था, वो अपने साथ जो है स्टीमर जो है उसमें सफ़र कर रहा था। तो उसके टिकट पे क्या लिखा था कि एक चीज़ नहीं लिखी हुई थी कि अगर उसके लगेज वगैरह खोता है तो उस पर लाइबिलिटी जो है स्टीमर वालों पे नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था टिकट पे। और क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उस पैसेंजर का जो है लगेज चोरी हो गया, और लगेज चोरी हो गया तो उसने कम क्लेम मांगा, ठीक है ना, उसे स्टीमर वाले से। तो उसको क्या कहता है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपको खुद ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा इंसान है जिसकी लगेज चोरी हुआ, उसने कहा कि भाई कहीं टिकट पे लिखा है कि अपने सामान की खुद जिम्मेदारी लो, ऐसा कुछ लिखा है, कहता है नहीं, तो फिर कैसे बोल रहे थे, हाँ या ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई कहीं रिटर्न में नहीं लिखा था टिकट के ऊपर, और हाँ याद रखना कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट ऑफर, आपका कम्युनिकेशन कहाँ था उसके रिगार्डिंग,
पूरा था ही नहीं। तो इसका मतलब है जो चीज़ लिखा ही नहीं है तो आप उसके रिगार्डिंग कैसे आप उसको क्लेम क्यों नहीं दोगे, ठीक है। अगर आप लिख देते कि भाई सवारी स्वयं जिम्मेदार है तो ओबियसली वो रिस्पॉन्सिबल होता, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो एक्स इज़ इंटाइटल टू रिकवर दी डैमेजेस। आई होप आपको समझ में आ गया। फालतू और भी केसेस है, आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना। ओके, और क्या है, हाँ सेकेंड तो हो गया, थर्ड कहाँ चला गया, हाँ ऑफर मस्ट टू बी बर्डन ऑन ऑफरी, यानी एन ऑफर मस्ट नॉट बी बर्डन ऑन ऑफरी कम्युनिकेट हिज डिसीजन। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी नॉन कंप्लेंस विद द अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी क्या कहता है, यहाँ एग्जाम्पल देख लो। पहला, A offered to sell White Horse to B. If no reply is given within a 7 days, will assume that contract is being executed. ठीक है ना, यानी ए ने ऑफर दिया, सेल कर रहा है अपना वाइट हॉर्स टू बी, और अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो हमें क्या मान लेंगे, ठीक है ना, कंडक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब क्या बोलता है यहाँ पर आगे, बी डिड नॉट रिप्लाई ऑन मैटर, नो रिप्लाई। थर्ड, ए थॉट बी एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट, तो ए ने मान लिया कि भाई ये इसने जो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि अगर उसने 7 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं था तो मैं मान लूँगा एक्सेप्ट। ए कैन नॉट बी इन्फोर्ड द कॉन्ट्रैक्ट, हिज अजम्पशन वाज रॉन्ग, क्योंकि उसने ये अजम्पशन और यही चीज़ कह रहा है, ऑफर मस्ट नॉट बी बर्डन ऑन ऑफरी। इसका ये मतलब नहीं है कि सारा का सारा बर्डन तुम ऑफरी पे एक्सेप्टेंस पे डाल दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें थी। और अगला कौन सा पॉइंट है, यस, क्रॉस ऑफर डू नॉट कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट। क्रॉस ऑफर का मतलब पता है क्या होता है, क्रॉस ऑफर का मतलब है मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने उल्टा मुझे बोल दिया। मैंने बोला कि ये सामान 10 का खरीदेगा, तुमने उल्टा कह दिया 8 में, तू 8 में देना है तो बता। तो यानी इसी को कहता है क्रॉस ऑफर। तो ए एग्री टू सेल समथिंग टू बी ऑन सर्टेन टर्म एंड बी ऑफर ए टू बाय समथिंग सेम टर्म, तो इसको कहते हैं काउंटर ऑफर, ठीक है। क्रॉस ऑफर डू नॉट कंक्लूड द दिस, ठीक है ना। क्रॉस ऑफर नहीं, अगर एक बंदा ऑफर दे रहा है तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा, ना कि वो उससे कह रहा है कि नहीं भाई तू ये खरीदेगा, तो क्रॉस ऑफर नहीं माइंडेड है। एक ऑफर दूसरा एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। और ये जो मैं काउंटर ऑफर के बारे में बता रहा था वो यही है कि मैंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, उल्टा आप ही मेरे को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसको कहते हैं काउंटर करना, ठीक है ना। काउंटर ऑफर अमाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, जब कोई बंदा पहले वाले अमाउंट को रिजेक्ट करके अपना एक अमाउंट, मैंने बोला ना कि मैंने कहा था ऑफ़र में, मैंने क्या बोला ऑफ़र में कि हे भाई ये देख ये सामान जो है 20 रुपये का है, क्या ये खरीदेगा, तो उधर से रिप्लाई आता है कि भाई 15 रुपये में देगा तो बता। यानी उसने मेरे ओरिजिनल अमाउंट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और अपना एक अमाउंट डिसाइड कर दिया 15। तो इस ऑफ़र को काउंटर ऑफ़र कहते हैं, ठीक है। तो काउंटर ऑफ़र का मतलब समझ में आ गया। तो ये कुछ बातें थी। ये 6 पॉइंट मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक आप जो है जितना मैं आपको पढ़ाया आप उसका तब तक आप रिवीजन कर लें, ताकि आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप जब एग्ज़ाम टाइम पे इसको पढ़ेंगे ना, आपके पास जो नोट्स होगा, आप कहीं भी ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हो उससे मेरे को मैटर नहीं करता, जब आप उसको पढ़ेंगे ना और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तब तक हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहते हैं। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।